उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सत्ता की कुर्सी संभाली है, तब से बिहार में योगी मॉडल को अपनाने की चर्चा चल रही है। रोजाना बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान चलती रहती है। ताजा बहस बुलडोजर मॉडल को लेकर छिड़ी है। इसी बीच डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने डिप्टी सीएम पर नीतीश को धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं राज्य में कई जगह बुलडोजर चला है। मनोज झा का कहना है कि यह तो सीधे तौर पर धमकी है कि आपका मॉडल नहीं चल रहा है, मुझे नफरत और बुलडोजर वाला मॉडल चाहिए। डिप्टी सीएम के बयान पर नीतीश कुमार या उनकी कोर टीम की चुप्पी इस बात को साबित करती है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी सही कहते हैं। नीतीश जी पूरा प्लॉट लूट कर चुके हैं और उनके पास कुछ नहीं बचा है। दरअसल तारकिशोर प्रसाद से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार बेहतर काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपराध रोकने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने बिहार में योगी मॉडल की जरूरत भी बताई। डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने कहा कि योगी मॉडल वही है जो बिहार में 2005 से 2010 तक नीतीश का मॉडल हुआ करता था। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बुलडोजर की चर्चा आजकल खूब हो रही है। योगी मॉडल या बुलडोजर चलेगा, बीजेपी के लोग यह बात कर रहे हैं। बीजेपी वाले ये बुलडोजर बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार पर कब चलाएंगे? कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा, सार्वजनिक मंचों पर तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी, घर बनवा कर दिया जाएगा। हो क्या रहा है? भूमिहीनों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक विध्वंसकारी बुलडोजर संस्कृति विकसित करने की कोशिश हो रही है। बुलडोजर गरीबों, निरीहों पर चलाया जा रहा है, जिनके पास घर बनाने तक के पैसे नहीं हैं। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया जाता रहा है। उसके लिए जिला स्तर पर सब जगह कमेटी बनी हुई है। उन कमेटी के माध्यमों से जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किए हुए व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चलाने का लंबा इतिहास रहा है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा, बिहार में जंगलराज के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने सुशासन की स्थापना की, सारे जंगलराज को समाप्त किया है। विकास के राह पर बिहार चल रहा है, लेकिन बुलडोजर सुशासन का प्रतीक है। अतिक्रमण पर शासन का बुलडोजर चलता है तो इससे उनमें कानून और सरकार का डर पैदा होता है। वे गुंडागर्दी करने से भय खाते। शनिवार शाम राजधानी कीव के आसपास का इलाका वापस यूक्रेन के कब्जे में आ गया। करीब 5 हफ्ते के बाद रूसी सेना यहां से हटी है और यह इलाका वापस यूक्रेन को मिला है। इसके चलते कीव और आसपास के लोगों को हमले से बचाव के लिए बजते रहने वाले सायरनों और गोलाबारी बमबारी के धमाकों से राहत मिली है। इससे पहले कीव को घेर कर रूसी सेना ने राजधानी पर हफ्तों तक लगातार हमले किए, लेकिन वे महानगर की सीमा में दाखिल नहीं हो पाई। इस दौरान यूक्रेनी सेना के एक सैनिक ने विस्फोटकों के साथ उस पुल को भी उड़ा दिया, जिससे रूसी सैनिकों के कीव में दाखिल होने की आशंका थी। वापसी के दौर में कीव के पश्चिम में स्थित दिमित्रिवका के नजदीक एक रूसी बख्तरबंद वाहन जलते हुए देखा गया। उसके करीब ही 8 रूसी सैनिकों के शव पड़े देखे गए। इससे पहले बुटा कस्बे के करीब गोलाबारी की आवाज सुनी गई, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही इन इलाकों से रूसी सेना वापस चली गई और वहां पर यूक्रेन के सैनिकों का कब्जा हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि पीछे हटते रूसी सैनिक बारूदी सुरंगें बिछाते हुए ठिकाना छोड़ रहे हैं। इसके कारण कई स्थानों पर उनकी चपेट में आने से जन धन की हानि हो रही है। राजधानी कीव के आसपास का इलाका 24 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के विसैनीकरण के लिए छेड़े सैन्य अभियान के कुछ दिनों बाद ही रूसी सेना के कब्जे में आ गया था, लेकिन यूक्रेन की सेना के कड़े प्रतिरोध के चलते रूसी सेना कीव में दाखिल नहीं हो पाई। पाकिस्तान में रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना मतदान के ही खारिज कर दिया गया। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग के ही खारिज कर दिया। उधर इमरान खान की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी। देश में अगले आम चुनाव 90 दिन के अंदर होंगे। वहीं इसके खिलाफ विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान अगले 15 दिन सत्ता में रहेंगे।
देश के पूर्व सुरक्षा प्रमुख रशीद ने कहा कि इमरान खान ने जब संसद के निचले सदन को भंग करने और चुनाव कराने की सिफारिश की थी, उसके बाद मैं उनके मिला था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इमरान खान 15 और दिन प्रधानमंत्री बने रहेंगे। मैं लगातार यह कह रहा था कि राजनीतिक संकट के बीच चुनाव के साथ आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक ट्वीट में कहा है कि मैं आम चुनाव के लिए हमारे आह्वान को लेकर पीडीएम पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट की प्रतिक्रिया देखकर हैरत में हूं। वो इस बारे में गला फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि कैसे हमारी सरकार असफल रही है और हमने लोगों का समर्थन खो दिया है, तो अब चुनाव से डर क्यों लग रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह पीडीएम के लिए बेहतर नहीं है कि वे सत्ता परिवर्तन के लिए एक विदेशी साजिश का हिस्सा बनने के स्थान पर चुनाव को स्वीकार कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग करने पर सुनवाई कल यानी 4 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। मुख्य न्यायाधीश ने राजनीतिक दलों से यह कहते हुए शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है कि रमजान का महीना चल रहा है और सभी लोग रोजा रख रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने देश के संविधान को कुचलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज सत्ता के नशे में चूर एक व्यक्ति ने संविधान को कुचल दिया। इमरान खान, जिन्होंने अपने अहम को देश से पहले रखा, और साजिश में शामिल सभी लोग देशद्रोही हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में संसद भंग को लेकर याचिकाओं पर जल्द ही सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने संसद भंग किए जाने और प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील की है। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने देश के विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा है कि वो जनता के सामने आने में डर क्यों रहे हैं। चौधरी ने कहा कि राजनीतिक दल कभी भी चुनाव से नहीं भागते हैं। राजनीतिक दलों की असली ताकत जनता होती है। उन्होंने कहा, वे लोगों के सामने आने में क्यों डर रहे हैं और आंसू क्यों बहा रहे हैं। चौधरी ने यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला अंतिम है और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सिलोन टुडे के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ने 36 घंटों का कर्फ्यू लगाया है, जो 2 अप्रैल की शाम 6:00 बजे से लेकर 4 अप्रैल सवेरे 6:00 बजे तक लागू रहेगा। अखबार के अनुसार देश में खाने के सामान, ईंधन और जरूरी दवाओं की कमी के बाद 3 अप्रैल को बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों की अपील की गई थी। लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक नोटिस जारी कर लोगों के सड़कों, पार्क, ट्रेन, समुद्र तट जैसी सार्वजनिक जगहों पर निकलने को लेकर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि नोटिस के अनुसार जिन लोगों को प्रशासन ने पास जारी किया है वो बाहर निकल सकते हैं। कोलंबो में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने कहा था, रविवार को देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शनों की अपील की गई है। कोलंबो के भीतर इंडिपेंडेंस मेमोरियल हॉल में भी विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, इसलिए श्रीलंका में मौजूद अमेरिकियों से अपील है कि वो इस इलाके से दूर रहें। बीबीसी संवाददाता नरेश कौशिक के अनुसार देश में मुख्य सोशल मीडिया वेबसाइटों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कौशिक का कहना है कि ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के यूजर्स ने कहा है कि आधी रात के बाद से वो इन सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस पर अब तक सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन इंटरनेट कंपनियों ने कहा है कि सोशल मीडिया साइटों के इस्तेमाल में भारी गिरावट देखी गई है। नरेश कौशिक कहते हैं, इस तरह के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि देश में तेल और अन्य जरूरी सामान की कमी को लेकर लोगों का गुस्सा कम हो रहा है। लोगों की नाराजगी सत्ताधारी राजपक्षे परिवार से भी है। वो कहते हैं कि सत्ताधारी परिवार के द्वारा आर्थिक अव्यवस्था के कारण देश फिलहाल संकट के दौर से गुजर रहा है। मोबाइल फोन यूजर्स को अपने फोन पर एक संदेश मिला है जिसमें लिखा है कि टेलीकम्युनिकेशंस रेगुलेटरी कमीशन के आदेश के अनुसार व्हाट्सएप सेवाएं बाधित हैं। श्रीलंका की न्यूज वेबसाइट इकोनॉमी नेक्स्ट के अनुसार कोलंबो में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने कहा है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि भारत श्रीलंका के लिए सैनिक भेजने वाला है। वेबसाइट के अनुसार हाई कमीशन ने कहा, मीडिया के कुछ हलकों में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भारत अपने सैनिकों को श्रीलंका भेज रहा है। ये खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। हम इस तरह की फर्जी खबरों का खंडन करते हैं। वेबसाइट पर छपी एक और खबर के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि श्रीलंका को भारत की तरफ से मदद के तौर पर 40,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा गया है। ये मदद $50 करोड़ के क्रेडिट लाइन के जरिए दी गई है।
इस बीच सरकार के सिलोन बिजली बोर्ड ने कहा है कि भारत से तेल की आपूर्ति होने के बाद आने वाले वक्त में बिजली की कटौती में कुछ घंटों की कमी आ सकती है। श्रीलंका इस समय गंभीर विदेशी मुद्रा संकट से घिरा हुआ है और चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, क्योंकि बीते 2 सालों से देश का सेंट्रल बैंक लचीली नीति के तहत नोटों की छपाई कर रहा है। वेबसाइट ने लिखा है कि श्रीलंका में बीते 72 सालों से आर्थिक समस्या, सामाजिक अशांति और नागरिकों के देश छोड़ने की परेशानी बनी हुई है और इसकी वजह है यहाँ की मुद्रा की कीमत का लगातार गिरना। कई बार तो देश के व्यापारी वर्ग ने जानबूझकर मुद्रा को कमजोर किया, क्योंकि उनका तर्क था कि इससे आखिर में समृद्धि ही। योगी सरकार 2.0 में अतिक्रमण माफिया और अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर कहर ढा रहा है। बाबा के इस बुलडोजर से भूमाफिया घबराए हुए हैं। एटा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें प्रशासन की कार्यवाही से डरे सपा नेता ने अपने कोल्ड स्टोरेज को खुद ही तुड़वा दिया। सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई है?